नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कल 3 बजे सैफई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। पढ़ने की उम्र में धरना देने को मजबूर हैं गाजियाबाद के बच्चे। और नेहरू नगर की डकैती के बाद एसएसपी से मिले व्यापारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सुबह निधन हो चुका है। उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल 11 अक्टूबर को सैफई में 3 बजे किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कल सैफई में 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, मेरे पिता और सबके नेताजी नहीं रहे। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सुबह 8:15 पर आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। मैं यहाँ आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े
एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर 1 अक्टूबर की रात को क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था। बीते 5 दिन से मुलायम सिंह यादव की तबीयत गंभीर बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना पाकर गृहमंत्री अमित शाह भी अस्पताल पहुंच गए थे। साथ ही अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, प्रतीक यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव भी अस्पताल में ही थे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मेदांता हॉस्पिटल से एम्बुलेंस द्वारा सैफई ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर यूपी में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुलायम सिंह संघर्षों के नेता थे, इसलिए चाहने वाले उन्हें धरती पुत्र भी कहते थे। उन्होंने एक छोटे से गांव से शिक्षक के रूप में जीवन शुरू किया था और देश के रक्षा मंत्री तक का सफर तय किया। इस मसले पर बात कर रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी से। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से हम सभी वाकिफ हैं। मुलायम सिंह का जीवन बड़ा संघर्ष से भरा हुआ है और इस पर हम विस्तार से चर्चा के लिए युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी से बात करेंगे। सलामत जी, इस दुखदायी खबर के बाद क्या आपको लग रहा है, क्या किस तरह से समाजवादी पुरोधा हमारे बीच हमेशा के लिए चला गया? नहीं, बिल्कुल आशीष जी, आपने सही कहा कि आज एक राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है। सभी हम लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, सभी दलों के नेता दुखी हैं, क्योंकि एक ऐसी राजनीति में उन्होंने लकीर खींची थी जो अमूमन नेता लोग नहीं खींचते। तो जाहिर है उनके जाने से परिवार को तो बहुत क्षति पहुंची है। जो विपक्ष की और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जो राजनीति करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और ये अपने आप में असल में दरअसल वो बीमार तो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, 3 साल से उनको कई बार वो हॉस्पिटल रहे, बाहर भी रहे, तो लेकिन एक वो मजबूत राजनीतिक अखाड़े का पहलवान वो जंग हार गया। तो मुलायम सिंह यादव के बारे में सब जानते हैं कि सफाई के छोटे से गांव के स्कूल में टीचर थे और वहां से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर देश के रक्षा मंत्री तक का सफ़र तय किया है। तो इस पूरे जीवन को, संघर्ष की इस गाथा को आप अपने शब्दों में कैसे देखते हैं? देखिए, एक मास्टर से फिर दंगल, और दंगल में उन्होंने बड़े बड़े जो पहलवान थे उस टाइम के, उनको बहुत पटखनियाँ दी थी। फिर अचानक राजनीति में वो आए, जो उनके गुरु थे, उन्होंने जब उनको देखा किसी एक दंगल में तो बड़े प्रभावित हुए वो, जो उनके पहलवानी में गुरु थे, और वही वो लेके आए। फिर उन्होंने टिकट दिलवाया और इस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी की शुरुआत हुई। जब वो चले तो एक वो दौर था जब उस ज़माने में कई बड़े और नेता भी उनके साथ जो हैं वो चलने लगे, और फिर उन्होंने इस तरह की राजनीति की, इस दबे कुचले लोगों की करी, अल्पसंख्यकों की करी, तमाम लोगों को साथ लेके चले और एक ज़मीनी नेता और धरती पुत्र कहलाने लगे। तो उनका जीवन शुरू से बड़ा संघर्षशील भी रहा। ऐसे कोई आसानी से वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, उन्होंने बड़े संघर्ष भी किए। तो जाहिर है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया है जो शायद आज की राजनीति में ऐसे लोग हैं ही नहीं, देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, और कहना चाहिए कि ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पे भी नहीं है। बड़ी क्षति है। और वो जिस क्षेत्र में रहे उन्होंने बहुत अपना, उसमें हर जगह अपनी भूमिका निभाई। देखिए, वो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनकी जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। जब देश के रक्षा मंत्री बने
तो आज जो हमारे शहीद जवानों के शव आते हैं आशीष जी, वो उन्होंने ही उनके ही कार्यकाल के आदेश जारी हुए। उन्होंने कहा है कि कम से कम जब शहीद जवानों को जो है वो उनके शव उनके परिवार को देना चाहिए। इससे पहले कभी भी शहीदों के जवान हमारे जो होते थे उनके शव नहीं आते थे, वहीं से उनको जो उनका संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन जब ये देश के रक्षा मंत्री बड़े माननीय मुलायम सिंह यादव, इन्होंने परिवार को दर्द, तो इन्होंने इसका महसूस किया और दर्द महसूस करने के बाद उन्होंने फिर इस तरह के आदेश जारी करे और वो आज तक कंटिन्यू है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वो एक्चुअल में वो चीज़ें सोचा करते थे जो आम लोगों से थी, क्योंकि इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता था, ज़मीनी नेता कहा, सामान्य व्यक्ति की जो उनको पता है, क्योंकि वो किसी बड़े परिवार से नहीं थे, वो किसान परिवार से थे, कहीं धन कुबेर नहीं थे, वो एक किसान परिवार से आए। तो उनको पता था लोगों का दर्द क्या है, समस्या क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनको वो क्या महसूस करते हैं। और जाहिर है जो इस तरह की दर्द पीड़ा महसूस करेगा वही उपचार, वही इस तरह का उनको इलाज भी कराएगा। अच्छा, राजनाथ सिंह जी ने भी ट्वीट किया कि मुलायम सिंह ऐसे नेता थे जिनके दूसरे दलों में के नेताओं से भी बेहतर संबंध थे, अच्छे संबंध थे। तो ये आप किस तरह से समझते? देखिए, बिल्कुल माननीय राजनाथ जी का बयान बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी जी मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री बने मोदी जी। आपको याद होगा कि उनके यहाँ परिवार में मुलायम सिंह जी का शादी हुई थी जी। मोदी जी वहाँ 1 से 2 घंटा बैठे, पूरे परिवार के साथ बैठे। उसको कहने को विपक्ष ने बड़ा इशू भी बनाया था कि देखिए सभी एक हैं, बट वो एक वाली बात नहीं थी, वो एक मुलायम सिंह का व्यक्तित्व था, उनकी शख्सियत थी। इस वजह से उनके यहाँ मोदी जी वहाँ पहुँचे थे। कोई चुनाव नहीं था उस वक्त, बिल्कुल, केवल मुलायम सिंह यादव जी की शख्सियत थी और वो बेबाक बहुत ने थे। आपने देखा हाउस में भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा बने, तो उसको भी लोगों ने बड़ा इशू बनाया। वो इनकी मन की आवाज़ थी, वो जो कहना चाहते थे क्या करते थे लोगों ने। फिर वो उन्होंने कुछ कान में एक बार प्रधानमंत्री जी के कहा तो लोगों ने कहा ये अखिलेश जी को शायद चाहते हैं कि अखिलेश जी इनको, तो ये तमाम चीज़। वो एक मुलायम सिंह थे जो हर दल में के नेताओं के दिल में रहते थे, कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन थे, राजनीतिक धड़कन थे वो। उनका एक ऐसा आशीष जी ऐसा था कि बहुत से जैसे कार्यक्रम में हमने भी उनको देखा, एक बहुत पुराना एक उनके कार्यकर्ता थे जो बहुत दूर खड़े थे, तो नेताजी ने वहाँ से उनको आवाज़ दिया, इधर का मंच पे आओ, नाम से पुकारा। वो समझने लगा किसको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं एक मुलायम सिंह जैसे में नेता में थी, और ये आज 2 नेता हैं इसमें के जो इस तरह के लोगों के दिलों पे राज करते हैं, कार्यकर्ता। लेकिन बट मैंने बताया आपके उंगलियों पे हैं वो नेता। अच्छा, गाजियाबाद से मुलायम सिंह का संबंध कैसा है? कोई लोग कुछ लोगों की घनिष्ठता उनकी रही होगी, कुछ हाँ, गाजियाबाद से काफ़ी संबंध उनका अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोगों से उनका संबंध रहा। और क्योंकि गाजियाबाद में कई रिछपाल चौधरी जी हुआ करते थे, नार सिंह यादव जी हुआ करते थे, उनके भांजे रमेश जी हुआ करते थे, और कई ऐसे लोग थे बड़े पुराने यहाँ के। साजी हुसैन साहब जो ज़िला अध्यक्ष थे, वो उनको मतलब कंटिन्यू उन्होंने ज़िला अध्यक्ष रखा, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। और कई ऐसे नाम हैं जो, अगर बहुत नाम तो बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनसे गाज़ियाबाद के लोगों से उनके बड़े संबंध थे। मुन्नी जी को, हमारे विधायक जी थे, मुन्नी जी को टिकट दिया, मुन्नी जी को नाम से जानते थे, पुकारते थे। मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे दलों में चले गए, उनसे ही संबंध उनके बहुत अच्छे रहे थे। मुन्नी जी के फादर को बिल्कुल इस तरह प्यारेलाल शर्मा जी से उनके वो रहे, तो इसलिए मुन्नी जी को अलग से वो समझते। तो बहुत ऐसे आशीष जी नाम हैं, बहुत से, इस समय एकदम इतना नहीं है लेकिन बहुत नाम। मुलायम सिंह जी के जो जीवन है, जो जीवन संघर्ष है, जो गाथा है इनकी, इनका जो सफ़र, एक लंबा सफ़र, 50 साल का राजनीतिक सफ़र इनका रहा है, इससे आने वाली जो राजनीति की पीढ़ी है उसे क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल ये है कि आजकल की जो राजनीति, जो युवा पीढ़ी है या जो राजनीति में लोग हैं, उनको जाहिर है उनको बहुत उससे सीख लेने की ज़रूरत यह है कि कम से कम कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। आज देखो आप, कई दलों की बात है, वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, जबकि कार्यकर्ता हर दल की रीढ़ की हड्डी है। मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी शुरू करी थी तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं के उन्होंने वो धड़कन बने, कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपनी बड़ी जो है वो निकटता बढ़ाई, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। तो आज के दलों को भी चाहिए कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दें। ये कार्यकर्ता जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं, और मुलायम सिंह यादव जी का यही सबसे बड़ा एक इसमें राजनीति में चीज़ थी कि वो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देते थे, इतना सम्मान देते थे। देखिए अब विधायक हैं आशु मलिक जी,
वो बहुत निकट हैं। आप देखिए उन्होंने उनको हर समय, पिछली सरकार में भी उन्होंने अपने साथ रखा, फिर अब इस बार विधायक बने। मतलब जो उनके साथ लोग रहते थे उनको पूरा सम्मान देते थे। आज के दल में, आज के जो वर्तमान स्थिति है कि आज कार्यकर्ताओं को लोग भूल जाते हैं, सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। जब कुर्सी मिलती है तो भूल जाते हैं, कुर्सी नहीं मिलती है तो। लेकिन मुलायम सिंह यादव ऐसे थे, जब सत्ता में भूलते थे, बिना कुर्सी के भी उनको याद करते थे, सत्ता में भी उनको नहीं भूला करते थे। अरे सलामत जी, मुलायम जी हमारी यादों में सदा रहेंगे। उनके बताए रास्ते, उनके विचार सब हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। उनके परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी तरफ से युगकरवट परिवार की ओर से भी उनको, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू, नमस्कार। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, उनके अभिभावक भी साथ हैं। प्रशासन भी आरटीई के तहत दाखिले नहीं करा पा रहा है। कल से ये लोग भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। आरटीई के तहत दाखिले न मिलने से नाराज अभिभावकों ने ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। धरना देने वाले अभिभावकों ने बताया कि आरटीई के तहत उनके बच्चों का नाम डीपीएसजी मेरठ रोड स्कूल की सूची में आया था। 27 अगस्त को नगर मजिस्ट्रेट ने खुद स्कूल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया था, लेकिन उसके बाद भी दाखिले नहीं हुए। दूसरे स्कूलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। आरटी के तहत एडमिशन मतलब निकले हैं और उसमें मेरे बच्चे का नाम सूची में आया है, जो कि डीपीएस मेरठ रोड है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड गाजियाबाद में। और उसमें स्कूल में 6 महीने हो गए मेरे को डीएम के, बीएसए के सब जगह के चक्कर काटते काटते, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरठ चले गए, मतलब सब जगह, ऐसी जगह कोई नहीं छोड़ी जहां हम ना गए हों। और स्कूल वाला बिल्कुल हट में है, वो एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने धरने वरने डीएम के यहाँ पे दिए, तो सिटी मजिस्ट्रेट के जी हमारे साथ में गए। उन्होंने वहाँ पर जाके 9 बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए। उसके बाद स्कूल वालों ने बोल दिया कि 2 दिन बाद आना है अपने बच्चों को लेके, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। वहाँ पे हमें गार्डों ने स्कूल में बच्चों को घुसने दिया, ना हमें घुसने दिया, और हमसे बोल दिया कि अभी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज उस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं, आज तक उनकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। या तो डीपीएस वाले हमारे बच्चे का एडमिशन ले या फिर उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले में एसोसिएशन डीएम, शिक्षा निदेशक, मेरठ कमिश्नर और राज्य मंत्री के समक्ष भी बात कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि जब तक दाखिले नहीं हो जाते वे धरने पर बैठे रहेंगे और कल से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में वाहनों के टायर और बैटरी चोरी होने की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त साहेबाबाद पुलिस ने पकड़े हैं। उधर कौशाम्बी थाना पुलिस ने पटाखों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये लोग एक चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनको साहेबाबाद थाना पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि ये लोग वाहनों से बैटरी और टायर चुराते हैं। दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर 7 टायर और 10 बैटरी बरामद की गई हैं। इनके पास से एक सेंट्रो कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने इनके बयानों के आधार पर चोरी की 10 घटनाओं का खुलासा किया है। गाजियाबाद में आजकल वाहनों के टायर और बैटरी चोरी होने की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। इससे यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी परेशान है। उधर कौशाम्बी थाना क्षेत्र में भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 बोरे पटाखे बरामद हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के नेहरू नगर में हुई डकैती के बाद से यहाँ के व्यापारी डरे हुए हैं। व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मुलाकात की। परेशान व्यापारियों को एसएसपी ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र की पाश कॉलोनी नेहरू नगर 3 के भवन संख्या E144 में रहने वाले उद्योगपति रमन सररीन की पत्नी गीता पुत्री विधि को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर डाका डाला गया था। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी मुनिराज से मिला। जिलाध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि नेहरू नगर में पड़ी डकैती के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इस मौके पर पुलिस को और अधिक एक्टिव रहने और व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने और व्यापारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। तो हमारे यहाँ तो 2 दिन पहले हमारे व्यापारी के नेहरू नगर में दिन दहाड़े डकैती पड़ी है। उसको लेकर व्यापारियों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि व्यापारी थोड़ा बहुत पैसा घर पर रखता है। सभी लोग घर में पैसा रखते हैं,
दिन दाड़े अगर चोरियाँ डकैती होती रहेंगी तो व्यापारी कहाँ सुरक्षित कर रहा है अपने आप को? ना घर पर सुरक्षित है, ना अपने बाजार में सुरक्षित है, ना दुकान पे भी लूट कर ले जाते हैं, कहाँ सुरक्षित है? इसीलिए इसी चक्कर में आज हमने ज्ञापन माने SSP साहब को दिया है। और आने वाले त्योहार को लेकर शहर में पार्किंग व्यवस्था नहीं है, और उसके अलावा हमारे व्यापारी को शस्त्र लाइसेंस में जो कमियां आ रही हैं, जो पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं रोक ली जाती हैं फाइल, उसको लेकर और कई सारे मुद्दे थे जो हमने SSP साहब को बात दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इन मुद्दों को सुलझाया जाएगा और जो बदमाश पकड़े जो बदमाश जो चोरी हुई है उस चोरी को जल्दी खुलासा करके उन बदमाशों को एनकाउंटर करा जाए। व्यापारियों की बात सुनने के बाद SSP ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द ही डकैती की वारदात का खुलासा करेगी और व्यापारियों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं रहने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 13 दिसंबर को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ज्योतिषों का मानना है कि इस बार करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्रों का विशेष योग बन रहा है जो सौभाग्य देने वाला है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस साल करवा चौथ के दिन ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग बनने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल ये 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुभ संयोग के चलते विधि विधान से की गई चौथ और चंद्रमा की पूजा पति पत्नी के लिए बहुत ही शुभ फल देगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा करना बेहद फलदायी माना गया है। इस साल करवा चौथ के दिन शाम के समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी नक्षत्र 6:41 से शुरू होगा। ऐसे में इस समय में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वहीं चंद्रमा के उदय का समय 8:16 रहेगा। करवा चौथ व्रत के दिन की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है। इसके अलावा 13 अक्टूबर को शुक्र और बुध के एक ही राशि कन्या में रहने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और सूर्य भी एक राशि में रहकर बुद्धादित्य योग बनाएंगे। शनि स्वराशि मकर और गुरु स्वराशि मीन में रहेंगे। साथ ही चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। ये सभी ग्रह मिलकर बेहद शुभ स्थितियां बना रहे हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में की गई पूजा पति पत्नी के लिए सौभाग्य लाएगी। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी खाकर होती है। चंद्रदेव के दर्शन पूजन के बाद व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से महिला के पति की उम्र लंबी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिहानी के नूरनगर में किसान परेशान हैं। आरोप है कि धोखाधड़ी करके उनकी ज़मीन बेच दी गई है। दरअसल यहाँ UPSIDC ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था मगर बाद में ज़मीन नहीं ली, मगर खतौनी में अब तक UPSIDC का ही नाम चढ़ा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने ग्राम नूरनगर के किसानों की भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन की महानगर इकाई ने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। यूनियन का कहना है कि नूरनगर की ज़मीन UPSIDC ने अधिग्रहित की थी। बाद में UPSIDC ने इस ज़मीन का उपयोग नहीं होने का कारण बताए बगैर प्रतिकर दिए और बिना कब्जा प्राप्ति के छोड़ दिया था, जबकि खतौनी में किसानों का नाम खारिज होकर UPSIDC का नाम दर्ज हो गया है। हम किसान हैं नूरनगर के, तो हमारी ज़मीन जो है सन 1974 में एक्वायर होगी UPSIDC में, और UPSIDC ने फर्द में से नाम कट के किसानों के वहाँ चली गई। मुआवजा कोई दिया नहीं, प्रतिफल नहीं दिया, कब्जा नहीं लिया UPSIDC ने, किसान काबिज हैं। अब उसमें कुछ डीलर जो है घुस चुके हैं और अवैध जो है उसमें जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। भोले वाले किसानों से अटॉर्नी करा ली, अटॉर्नी क्या इस बहाने करा ली कि भाई हम जो तुम्हारा नाम करा देंगे हैं, तो जो है फिर उसकी खरीद फरोख्त कर दी जो है, तो उसी संबंध में जो है ये ज्ञापन है। इसका दुरुपयोग करते हुए कुछ भूमाफियाओं ने किसानों को UPSIDC से खाता खतौनी में नाम दर्ज कराने के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी लगा दी थी। साथ ही भूमाफियाओं ने किसानों के साथ धोखा करके उनकी ज़मीन बेच भी दी। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि किसानों के साथ धोखा करने वाले भूमाफियाओं पर जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।